we'd like to extend our gratitude to Simply Sports Foundation, our session partner, for powering and supporting this session with Ms. Baljeet Kaur. She's going to be our next speaker for the evening. Ms. Baljeet is a mountaineer whose extraordinary determination has taken her to the peaks of India, Nepal, Russia, and Africa. So before I invite Ms. Baljeet for her address, we'd like to see a look into her life.
जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड मैंने आज तक ना जब भी मैंने बात की है लोगों के सामने, तो मैंने वैसे लोगों के सामने बात की जिन्हें पता ही नहीं होता कि माउंटेनियरिंग भी एक स्पोर्ट है। पहली बात, सब किसी को पता ही नहीं है कि ये भी एक स्पोर्ट्स में आता है। एंड ये बात बिल्कुल सच है, ये स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में। एंड इंडिया में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में अभी तक लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इवन मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ एवरेस्ट क्लाइंब करना था और नेम, फेम, पैसा, जॉब, बैकअप, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, सब कुछ ये मेरा पिक्चर था। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, मैं यहां तक कैसे पहुंची? एक ऐसी चीज हुई जो शायद मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। कहते हैं ना कि जब इंसान को बहुत बड़ा करना होता है ना, बहुत बड़ा, और भगवान भी चाहता है कि ये बड़ा करे, पर वो इंसान क्या होता है कि उस टाइम पे ऐसे स्टेज पे होता है कि उसे छोटी अचीवमेंट ऐसा लगती है कि उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन भगवान ने कुछ और डिसाइड किया होता कि भाई इसको यहां नहीं रखना, इसको यहां से उठा के यहां रखना है। तो वो क्या करते हैं, जिसमें वो छोटे सपने में वो एकदम खुश था, वो सपना ही तोड़ देते कि तुम कर लो, ये सपना ही तोड़ दिया। अब वो इंसान जो है जिसका सपना टूट गया, उसके लिए वो बहुत बड़ा था उस टाइम पे, लेकिन जैसे ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, एंड एक दिन ऐसी चीज पे पहुंच जाता है कि ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है, जब वो पीछे मुड़ के दिखता है ना, तो वो एक ही बात बोलता है, सही हुआ मैं वहां पे गिर गया, ना गिरा होता तो आज मैं यहां ना पहुंचा होता। सेम स्टोरी मेरी है। ये मेरा सपना है, हर किसी के सपने होते हैं। आज मैं सपने ही दिखाने आपको आई हूं यहां पे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं और कितने लोग समंदर से, और भी बाकी चीजें हैं, या कोई स्पेस में जाना चाहता है या बिजनेस में बहुत टॉप करना चाहता है। सबके सपने अलग है, लेकिन एक ऐसा सपना है जो सिर्फ सपना ही है। उसे पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन अफसोस कि लोग हमारे पास आते नहीं है, भागते हैं बहुत दूर। अरे नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, एंड वो है पहाड़ों का नशा। एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए पहले, यानी इस साल लास्ट है, 35 लाख रुपीज लगते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 40 to 45 लाख रुपीज लगेंगे, क्योंकि नेपाल ने बढ़ा दिए हैं। मनी जितना भी है, जो भी उनके जो भी फैसिलिटी थी, जो भी वटाइवर, वो सब बढ़ा दी गई है। अब मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों के सपने सपने ही रहेंगे। मैं बहुत छोटे से गांव से हूं, जैसे आपने देखा वो स्टार्टिंग, मेरा आज भी वही घर है, मैं उसी घर में रहती हूं। हम वैसे मेरे पास 2 पशु हैं, मतलब 2 गायें हैं, हम उन्हीं का करते हैं, कचरा जो भी है, मतलब सब कुछ उन्हीं के साथ रहते हैं। छोटी सी लाइफ है मेरी, और मुझे उस लाइफ में बहुत खुशी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं, दैट्स इट, आई लव माई सेल्फ। मैं चाहती हूं यहाँ पे तो मैं एक अपना रेंटल रूम जो घर ले रखा है वहां पे दिखा सकती थी कि मैं वहां पे टाइपिंग कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं। नो, मैं वही दिखाना चाहती हूं जो मैं हूं, यही हूं मैं। मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज 12 ईयर ओल्ड जब मैंने इनकम करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप सोचेंगे 12 साल, ये बहुत कॉमन है पहाड़ों में, तो बहुत ही नॉर्मल। लेकिन एक है कि यहाँ पे लोग मांगते नहीं है। आपको पहाड़ी का ये मांगता हुआ नहीं दिखेगा, उससे खेतों में इतना कुछ होता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसे बेचेगा वो। एंड मुझे भी याद है कि मेरे घर पे कई बार खाने के लिए नहीं होता था खाना, हम चाय पी के या फिर चाय में चपाती डुबो के हम खाते थे। गाय थी, भैंस थी, तो ठीक है घी दूध होता था तो हम वो ले लेते थे। पैसे नहीं मिलते थे घर से, तो मैं, हमारे यहाँ पे खेती होती है, छोटे छोटे खेत देखे, सीढ़ीदार खेत देखे होंगे अपने पहाड़ों में, छोटे छोटे खेत होते हैं। तो उन खेतों में हम पालक की सब्जी उगाना, मिर्ची, कभी कुछ आलू, कभी कुछ ऐसे करके उसको बेचना, फिर सेल करना। स्कूल जाना है एंड देन उसको सेल करना है। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, गांव में घास काटते हैं पशु के लिए, चारे के लिए, तो हम दिहाड़ी लगाते थे। मनरेगा सुना होगा, मैंने मनरेगा में भी काम किया है दिहाड़ी पे। 2 मंथ की छुट्टियां होती है हमारे यहाँ पे, जनवरी एंड फरवरी में, एंड मार्च में एग्जाम होते हैं, तो विंटर है इसलिए भी।
तो उन चीजों, उस टाइम पे हमें मनरेगा में जाना होता था, पत्थर उठाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, वटएवर जो भी काम होता सब काम करते थे। पर पता नहीं ना, मेरे अंदर एक चीज थी, मुझे पढ़ाई के सिवाय आप जो मर्जी करवा लो मैं करने के तैयार हूं। सीरियसली, आप जो मर्जी करवा लो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते, और अगर अच्छे हैं भी तो सबको वो जॉब नहीं मिल सकती एक जैसी, एक बराबर वाली, राइट। कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करके, कितने लोग हम में से टॉपर होंगे और कितने लोग हमारे में से बैक बेंचर होंगे, लेकिन वो यहां पे बैठे होंगे। मिक्स है ना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की होगी, सीखा होगा। यही तो है। मैं स्पोर्ट्स खेल चुकी हूँ, पूरे ऑलराउंडर थी मैं अपने स्कूल में, बस जो मर्जी दे दो मुझे, खेलने के लिए दे दो मैं खेल लूंगी। तो मुझे ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में करना है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोच नहीं था और ना ही हमारे टीचर थे इतने काबिल के, भाई मैं काबिल भी नहीं बोल सकती क्योंकि थे ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वहां पे सोर्सेज कम रहते हैं, आप समझो। हमारे यहाँ पे मैं भी बताती हूँ, मैंने 2019 में पहला पिज्जा खाया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि पिज्जा होता क्या है। हमें लगा ये मक्की की रोटी पे डाल दिए तो पर मुझे अच्छा लगा था और मुझे इतना क्रेज हो गया कि मैंने वो एक मंथ तक मैंने मतलब हर 4-5 बार मंगवा लेना, मैंने हर मंथ 4-5 बार मंगवाना। एक टाइम पे तो वैसा हो गया कि नहीं अब ये छोड़ना पड़ेगा, ये ज्यादा हो गया, ये छोड़ना पड़ेगा। तो मैं वहां से आई हूं, मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। कॉलेज के टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जॉब कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी अमीर बनना है, क्योंकि घर वालों को सपोर्ट करना है। क्योंकि जब आप ऐसी फैमिली से आते हो तो जल्दी कमाने की होड़ होती है, आपने जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी पैसा कमाए, मम्मी पापा को देना है, ऐसा करना है। बट मेरी फादर की जिद थी कि आप कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरे जहां पे मैं कॉलेज कर रही थी वहां से मुझे 2 घंटा अप डाउन करना पड़ता था। यानी सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी एंड 7 बजे की बस पकड़ना है, 9 बजे फिर मैं पहुंचूंगी, फिर 9 से लेकर 4 बजे तक वहां पे रहूंगी, फिर 4 बजे से लेकर यानी 5 बज ही जाते हैं, क्योंकि रन भी तो करना है स्कूल कॉलेज से लेकर वहां तक के लिए, बस स्टैंड के लिए, क्योंकि ऑटो के लिए पैसे नहीं थे। सोचना पड़ता था मुझे, अगर 5 रुपए है तो वो 5 रुपए सोचने पड़ते थे कि इसके 5 रुपए की मैं चाय की पत्ती लेके जाऊं घर, इतना कुछ सोचना पड़ता था। देन रन करके फिर वापस 2 घंटे वो ट्रैवल करके, देन घर पे आके काम करो, बर्तन धो, खाना बनाओ, सब कुछ होता है गांव में, बहुत कुछ होता है। बट फिर मेरी मदर ने बोला कि बहुत ज्यादा हो रहा है बलजीत, तुम ऐसे कुछ कर नहीं पाओगे, तो हमें काम करते वहां पे रेंटल रूम रखे थे। मैंने कहा कि रेंटल तो नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम क्या करोगे। मैं बोला कि पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे, क्योंकि 1500 पर रेंट है वहां का सबसे लोएस्ट, और 1500 हमारे पास है नहीं। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड बनाई कॉलेज में, उनको बोला कि आपके घर में कुछ काम है या फिर कोई आस पड़ोस के घर में काम है तो मैं काम कर लूंगी। तो उन्होंने बोला कि बलजीत मैं घर में बात करती हूँ। तो उस लड़की ने मेरी हेल्प की, उसने अपने घर में मुझे रखा और कहा कि हम फाइंड आउट कर लेंगे कोई जॉब। मैंने उनके घर पे काम किया, उनके साथ रही, और उसके बाद मैंने जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए। अब आप सोचिए किस जॉब के लिए इंटरव्यू दिए होंगे, यस, कोई एक कपड़े प्रेस करने के लिए, एंड मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि लड़की बहुत छोटी है, ये भी 18 साल की है और हम लड़की को नहीं रखेंगे, और ये कॉलेज जाती है, अगर फुल टाइम कर सकती है हमारे पास तो आ जाए, अदरवाइज नहीं। मैं बहुत उदास थी कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैंने अपनी मदर को बताया, मेरी मदर के पास एक मंगलसूत्र था और उनकी सोने की चूड़ियां थी, वो उनको लेके आई, और उन्होंने, हम भोले भाले लोग हैं ना, बड़ी जल्दी लोग हमें कैप्चर कर रहे थे, एंड मुझे लगता है कि हमारी इस भोलेपन का बहुत फायदा उठाया जाता है। तो उस टाइम मेरी मम्मा ऐसे रैंडमली दुकान पे चली गई, उन्होंने बोला कि ये चूड़ियां बेचनी है तो, और ये मंगलसूत्र बेचना है, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या नुक्स दिखाया कि मैम इसमें ये टांका लगा, इसमें ये टांका समझते हैं आप, समझते हैं ना, सारे हिंदी लोग समझते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि इसमें मिलावट की गई है तो ये इतना ही बिकेगा, कम में बिकेगा। एंड वो शायद हमें उस टाइम 24,000 रुपए मिले। अब 24,000 रुपए में हमने एक रेंट पे रूम लिया 1500 रुपए का, और हमने बर्तन लिए, फिर कुछ सामान लिया, और बाकी जो पैसे बचे थे मम्मी अपने साथ लेके गई, ताकि वो कहीं और, क्योंकि हमने उधार भी लिया था बहुत सारा, तो वहां पे भी चुकाना था। आई थिंक वो दिन ना मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि आई थिंक वो दिन ना मेरी लाइफ में ऐसा था कि एक होता है ना कि घर की एक बड़ा बच्चा होता है, राइट। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको बनना एक ही है, क्या, घर का बड़ा जिम्मेदार पर्सन, कुछ भी हो चाहे। तो मैं घर की बड़ी थी, और मुझे दुख गया वो कि मेरी मम्मी ने मंगलसूत्र बेच दिया, चूड़ियां थी वो भी बेच दी, यानी सारे गहने बेच दिए पूरे। मैं टूट गई थी, लेकिन कसम खाई थी उस दिन मैंने, कुछ भी हो जाए ये मैं लाके वापस लाऊंगी, कैसे भी लाऊंगी मुझे नहीं पता, मैं लेके आऊंगी, मेरे को नहीं पता मेरा रास्ता कहां से निकलेगा।
एंड अगेन उसके बाद मैंने वहां पे रही, तो 1500 रुपए का रूम बहुत ही लग्जरी था, बहुत ज्यादा। उस रूम में 24 घंटे एक समझ लो कि ठंड का माहौल जमा रहेगा, धूप आती नहीं थी, सिलन ही सिलन 12 के 12 महीने। एंड आप पशुओं के अगर आपने घर देखे होंगे तो उनमें गड्ढे होते हैं जिसमें पानी जमा होता है, तो वो वैसा रूम था, इतना लग्जरी रूम था। एंड उसमें मॉस्किटोज होते थे, एंड हम कम से कम 4-5 कॉयल जला के रखते थे ताकि मॉस्किटो में ना खाए। एंड नीचे एक दरी होती थी, दरी आप समझते जैसे मैट बिछाया, ये तो बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल पतली सी दरी, एंड ऊपर से एक रजाई ओढ़ के रखी थी। मैं वैसे में रही, पर मैंने घर में कभी नहीं बताया कि मम्मा मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद किराया चुकाना मुश्किल हो गया, तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो लैंडलॉर्ड थी उनसे बात किया, उनको कहा कि आपके घर में ही मैं काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी, तो 1500 रुपए हो गया सेटल। लेकिन अगेन आप बने किस चीज के लिए तो आप जानते हो, अंदर से आप टिकोगे तो नहीं, वहां पे निकलोगे तो इसके मिलेगा नहीं वहां से। तो मैं स्पोर्ट्स में थी, एंड स्पोर्ट्स के बाद मैं स्टार्ट किया कि मैं स्पोर्ट्स, एक बार मैं टूर्नामेंट खेलने चली गई थी स्पोर्ट्स के जरिए। एंड हुआ ये कि उस दिन मैं काम पे नहीं आई और मेरी छोटी सिस्टर छुट्टी आए हुए थे मेरे पास जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो उनके पास चले गया और उनको चोट लगी। तो मुझे गुस्सा आया कि मुझसे काम करवाना था, मेरी सिस्टर से काम क्यों करवाया आपने। तो मैंने उनको कहा कि अपनी सिस्टर को कहा कि आप नहीं जाओगे काम करने, मैं ही जाऊंगी काम करने। तो फिर वो थोड़ा चिढ़ गए थे, और फिर एक दिन रात ऐसी आई कि उन्होंने हमें रात को 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया। और हमने पूरी रात हमने एक सड़क के पास गुजारी, और फिर उसके बाद एक रेलवे ट्रैक है हमारे सोलन में, वहां पे हम बैठे रहे पूरी रात। उस रात मुझे सबसे ज्यादा शर्म आई थी अपने ऊपर, क्योंकि उस दिन मेरी बहन भी मेरे साथ थी। मैं हूं चलेगा, लेकिन उस दिन मेरी बहन, छोटी बहन भी मेरे साथ उस ट्रैक पे थी, और मुझे डर था कि अगेन ऐसा माहौल है कि लड़कियां सेफ तो कहीं भी नहीं है ना, मुझे कुछ हो जाए चलेगा। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे सुसाइड करना है, क्योंकि मेरी हट है, मेरा सपने बड़े लग रहे हैं मुझे, मेरी वजह से मेरी सिस्टर यहाँ पे, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। और मैं उस टाइम 19 साल की थी, लेकिन उसी टाइम एनसीसी मेरी लाइफ में आया और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर थी, और उस टाइम माउंटेनियरिंग का एक कोर्स आया, मैंने उसे ज्वाइन किया, एंड मुझे पता ही नहीं चला, फिर अपने आप चीजें बदलने लगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे 100 लड़कियों का चयन किया गया पूरे के पूरे हिंदुस्तान से। उस 100 लड़कियों में से 10 लड़कियों को चूज करना था लास्ट में। तुम्हारा पहला कोर्स HMI दार्जिलिंग में हुआ, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जनवरी के मंथ में, जो कि नहीं होता है, कोई भी कोर्सेज आप पूछ लो जिन्होंने कोर्सेज किए, जनवरी के मंथ में कोई कोर्सेज नहीं होते माउंटेनियरिंग के, लेकिन ये स्पेशल कोर्स था और अंडर आर्मी की ही ट्रेनिंग हमें दी जा रही थी, और सिलेक्शन था, तो ये बहुत ज्यादा टफ था, नॉर्मल बेसिक कोर्स नहीं था, क्योंकि 100 लड़कियों में से 10 चुनना, तो आप समझो बहुत बड़ा कोर्स है। अरे अलग अलग जगह से आई हैं लड़कियां, लैंग्वेज बैरियर या कुछ और, बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद 40 में से सिलेक्शन हुआ मेरा। देन माउंट देव टिब्बा 6001 मीटर पीक, वहां पे हमें 35 लड़कियों को लेके गए। फिर वहां से शॉर्ट लिस्ट हो गए 15 लड़कियां, त्रिशूल 7120 मीटर, वहां पे क्लाइम किया 2015 में। देन हमें सियाचिन ग्लेशियर भेजा गया 10 लड़कियों को, जिसमें मेरा नाम भी था। एंड मैं बहुत खुश थी कि अब तो सपने पूरे हो जाएंगे, अब सब सेट हो जाएगा। कहा ना किस लिए कर रही थी मैं क्लाइंब उस वक्त, क्योंकि अगर मैं बताती हूँ, ये मेरी गलती और आपकी गलती भी नहीं है एक्चुअली। क्या जब आप, जैसे अभी आप बिजनेस में हैं, तो आपको एक सर ने पिक्चर बताई कि देखो ये है हमारी गिफ्ट सिटी, राइट, इसमें इतना सारा कुछ, राइट, इन्होंने बता दी, लेकिन हमारी पिक्चर में क्या था, एवरेस्ट कर लोगे तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी। और मेरे दिमाग में इतनी ही बात है, यानी मुझे करना किस चीज के लिए है, सिर्फ पैसों के लिए, सेटल होने के लिए, तो मैं वही कर रही थी। लेकिन फिर सियाचिन ग्लेशियर के बाद वापस आई, एंड 2016 में मैं एवरेस्ट गई। एंड एवरेस्ट जाने में हमारी 10 लड़कियां थी टोटल, एंड उनमें से सिर्फ एक लड़की का सबमिट नहीं हुआ, बाकी 9 लड़कियों का सबमिट हुआ, और वो एक लड़की 300 मीटर पीछे से वापस आ गई। एंड उसके बाद उसने माउंटेनियरिंग में छोड़ दी। 2017 में नहीं किया, 18 में नहीं किया, 19 में दोबारा स्टार्ट किया। 19 में फिर से सिलेक्शन में आ गई एक कैंप में, जिसमें अब लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स है। IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दिल्ली, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस कैंप में वो भी लड़की आ गई, दोबारा स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। एंड फिर उसने 2021 में माउंट पुमोरी क्लाइम किया, एंड वो माउंट पुमोरी क्लाइम करने वाली ओनली फर्स्ट इंडियन बनी। एंड उनके साथ उनकी पार्टनर भी थी, गुणबाला शर्मा फ्रॉम राजस्थान। लेकिन सफर अब यहीं नहीं रुकना था, क्योंकि अब समझ आ गया था कि
अब ये जो सपना है ना, वो पैसों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब एक बात समझ आ गई कि पैसों के लिए करोगे ना तो हमेशा डिसअपॉइंट मिलने वाली है। नेम, फेम, पैसा सब साइड में छोड़ दिया, अब सारी पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर दी उस पहाड़ के लिए। उस लड़की ने फिर दोबारा क्लाइंब किया 8000 मीटर पीक माउंट धौलागिरी, जिसे क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी। अब दिमाग में बहुत खुरापाती चल रही थी। अब उसको लगा कि ये कुछ नहीं है, मुझे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम वेट करने के बाद कुछ तो बड़ा करना था। अब क्या हुआ, सबसे बड़ा स्ट्रगल अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस लड़की ने प्लान किया कि वो अब 4-8,000 क्लाइंब करेगी एक ही सीजन में। एंड स्पॉन्सर के लिए जाना स्टार्ट हुआ। अब आप छोटी सिटी से हो ना, तो स्पॉन्सर बहुत मुश्किल होता है। उस लड़की ने स्पॉन्सर्स लाने के लिए बहुत दिन रात एक कर ली। गुड़गांव शिफ्ट हो गई, कोई नहीं जान पहचान, कुछ जान पहचान नहीं, सड़कों में घूम के पीजी ढूंढ लिया, पीजी में सेटल हो गई, कोई पता नहीं है कहां पे कॉर्पोरेट है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन एक जज्बा है, एक सोच है कि उसको जाना है आगे, उसको वो करना है। उसने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, लोगों ने सहारा तो नहीं दिया, लेकिन एक बात जरूर बोली उन्होंने कि आज तक किसी लड़के ने ही नहीं किया, आप तो फिर भी लड़की हो, आप कैसे कर लोगे। तो जवाब एक ही था कि मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, पर मैं इतना जानती हूं कि मैं करके दिखाऊंगी, बस इतना। और कई बार चुप्पी साध के चुपचाप वापस लौट जाना। लेकिन कहते हैं ना, सपने देखना बहुत जरूरी है, और आपकी इंट्यूशन बहुत प्योर है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। वो 4 पीक थी, पर चलते चलते वो 5 पीक होगी, पता भी नहीं चला, और वो लड़की ने कर भी दी। एंड वो लड़की मैं खड़ी हूं। सपने देखना बहुत जरूरी है, प्लीज देखिए। हमें भगवान एक ही जिंदगी दी है, और अगर एक जिंदगी में आप सपने नहीं देखोगे तो कब देखोगे। मिट्टी बन जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं जाने वाला आपके साथ, धारा का धारा रह जाएगा। क्या जिया जिंदगी, कुछ जिंदगी जी है क्या आपने? देखा है क्या उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों को कलर बदलते हुए? क्या देखा है उस झरने की आवाज को, जो पांवों की पायल की छन 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 की तरह भी निकलती हैं, सरसराती हुई कान के पास से? तितलियों के पीछे भागे हो? कभी देखा है छोटे छोटे जीवों को सर्वाइव करते हुए, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए, गांव में एक नॉर्मल जिंदगी बिताते हुए प्रकृति के बीच में? मेरा सफर बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं स्पॉन्सरशिप के लिए जाती थी तो मुझे पता नहीं था कि रास्ता कहां से है स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं बहुत भटकी, बहुत ज्यादा। शायद कोई और होता तो हार मान जाता, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड वैसा नहीं है, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल जैसा पॉलिटिशियन वाला उनके साथ कोई कनेक्ट था, कोई पॉलिटिशियन वाला कनेक्ट नहीं था, कोई बिजनेस वाले कुछ लोग नहीं थे, एकदम गांव के लोग थे और हम थे। और जिसको मैं बात बताती वो समझ ही नहीं पाते मैं कौन सी दुनिया की बात कर रही हूं। उनको लगता है पता नहीं क्या बात कर रही है, पहाड़ तो इतने हमारे यहाँ पे हिमाचल में। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, पता है, जिसको ऐसा लगता है ना कि ये तो पहाड़ी है, इजी है इसके लिए। नहीं बाबा नहीं, आप लद्दाख चले जाओ, मैं भी वहां पे हाँफती हूं, ठीक है? और लद्दाख वाले 5000 मीटर के आने वाले वो भी हाँफते हैं, समझ आ रहा है? और सबसे बड़ी बात है, पहाड़ चढ़ लोगे, लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और लड़कियों की जिंदगी में तो इतना ज्यादा पहाड़ है क्या बताऊं। सबसे बड़ा पहाड़ है खुद से फाइट करना, खुद को समझाना कि भाई तू कर लेगी, क्योंकि इतने सारे डाउट है समाज ने डाले हुए आपके ऊपर, थोपे हुए कि नहीं तू लड़की, तू नहीं करेगी, लड़कियां काम नहीं करती, लड़कियां क्या काम कर। मैं ऐसे सोसाइटी से भी तो आई हूं ना। एक तो वो अपने आप से लड़ना, दूसरा पहाड़ है अपने परिवार से लड़ना, उनको मनाना कि मुझे पहाड़ों में जाना है, तो वो बोले कितने लोग, लड़कियां तो जाती नहीं पहाड़ों में, तुम सेफ नहीं हो वहां पे, ये रिस्की है, तुमसे शादी कौन करेगा, हाथ टूट गए, पांव टूट गए। ये भी तो है, शादी तो जरूरी है, राइट? उसके बाद आ गया समाज का, परिवार मान गया, मैं भी मान गया, अब समाज वाले क्या बोलेंगे। उसके बाद आता है एक और बड़ा पहाड़, जब आपको पता चलता है कि अरे एक पीक के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। अब वो 30 लाख रुपए नॉर्मल लोग कहां से लाएंगे, मेरे जैसे लोग कहां से लेके आएंगे? सादे लोग यहीं दम तोड़ देते हैं, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। 2022 में मैंने क्लाइंब किया माउंट मनासलू विदाउट ऑक्सीजन, और जिसे क्लाइंब करने वाली फर्स्ट यंगेस्ट और फर्स्ट वीमेन बनी।
फ्रॉम इंडिया। अब मुझे ऐसा था कि मुझे विश्वास था कि मैं कर सकती हूं, मुझे पहले से पता था। मैं ट्रेन कैसे करती हूं मैं लास्ट में बताऊंगी, मैं ट्रेन कितना करती हूं सब बताती हूं, ठीक है, लेकिन ये स्टोरी कंप्लीट करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि ओके डन, मैंने कर लिया, मुझे नेक्स्ट टारगेट बनाना है। तो एक एजेंसी ने मुझे हायर कर लिया, या फिर आप बोल सकते हैं मैं उनके साथ एसोसिएट हो गई, ताकि वो मेरे बिहाफ पे स्पॉन्सरशिप सर्च करें। मैं खुश थी कि अब मेरा सबसे बड़ा लोड कम हो गया, अब मैं ट्रेनिंग में फोकस कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जैसा आप सोचते वैसा होता नहीं है। वो लारे लगा के रखे, लारे समझते पंजाबी में, यानी आपको भरोसा दे दिया है लेकिन उस पर काम नहीं किया गया है, तो मुझे लगा दिए। और फिर मेरे को ऐसा होगा कि अब तो हो ही जाएगा, पर मैं लारे में रहती रही, यानी मेरे को विश्वास रहा उन पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बहुत, हम ट्रस्ट कर देते हैं बड़े जल्दी। मुझे ये था कि मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे ट्रेनिंग में फोकस करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में मुझे 2 मंथ बाद, 2 ही मंथ रहे थे, तब मुझे पता चला कि फंड हुए ही नहीं है। देन फिर मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत ज्यादा इधर उधर, क्राउड फंडिंग ये वो सो। एंड मुझे अभी भी याद है कि मेरे 2 दिन रहा था एक्सपेडिशन जाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी मैंने एक दोस्त को बोला कि यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं। एंड मेरा कुछ पेंडिंग बिल था, क्योंकि जो 5-8,000 क्लाइम किए थे बैक टू बैक, उसमें एक स्पॉन्सर आया था, दे कोट कि हम 35 लाख रुपीज देंगे, लेकिन जैसे मैंने सबमिट कर लिया वो गायब हो गया, वो ब्रांड ही चला गया। शायद उनको नहीं पता उसके बाद मेरा क्या हुआ, ना वो समझ पाएंगे कभी मैं कितना कितना टॉर्चर हुई हूं, मैं कितना प्रेशराइज हुई हूं मैं यहां तक पहुंचने के लिए। लोगों को लगा कि इसके पास बहुत पैसा है यार। अच्छा, मुझे टैग भी बहुत, क्योंकि मैं पंजाबी हूं तो मुझे टैग भी बहुत अच्छे अच्छे मिले थे। यार कनाडा से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा आ रहा है इसके लिए, तो यार ये तो खालिस्तानी है यार, वहां से फंडिंग आ रही है। वो नहीं जानते कि मेरे पीछे, या मैं कैसे हो सकती हूँ जिसके रग रग में खून बहे ही हिंदुस्तान का, मैं कहा, मतलब यार मैं तिरंगा, लेकिन मेरे पापा इंडियन आर्मी में रह चुके, 5 साल जॉब किया उन्होंने वहां पे 1965 में, उसको रक्षा मंत्री अवार्ड मिला है, मेरे ब्लड में है आर्मी। मैं कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं प्रूफ भी नहीं करना चाहती थी ये बात कि मैं क्या कर रही हूँ। आज मैंने पहली बार बोला है कि मेरे पास ये लेबल मुझे मिले थे उस टाइम पे, पहली बार बोला है मैंने आज किसी स्टेज पे। एंड वहां से बाहर आने में मेरा टाइम निकलता जा रहा था, पुराने पेंडिंग बिल, नया एक्सपेडिशन करना, बहुत कुछ, कैसे कैसे करके मैंने अपने एक दोस्त को मनाया और उनको कहा कि मुझे आप 12 लाख रुपए उधार दे दीजिए। उन्होंने मुझे दिए 12 लाख उधार, 2 घंटे में हो गया। अगले घंटे में मैंने फ्लाइट बुक किया और मैं नेपाल पहुंच गई, लोगों के जो पैसे थे उनको दिए, और मैं पहुंच गई अन्नपूर्णा बेस कैंप। उसके 4 दिन बाद अन्नपूर्णा बेस कैंप में पहुंची तो मेरे पास सबसे बेस्ट गाइड था, सबसे बेस्ट, जिसने 2 बार डबल समिट किया था 14 पीक्स, नेपाल से थे वो, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस। और मुझे चाहिए था ऐसा, क्योंकि अगेन अगर आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहे हैं, पहली बात आप समझ लो, विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब इज वेरी वेरी रिस्की। दुनिया में सिर्फ 2% लोग क्लाइंब करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, सिर्फ 2%, और बाकी जो लोग क्लाइंब करते हैं वो है 5%। पहली बात तो पूरी दुनिया में कर ही लोग 5% लोग क्लाइंब कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर ही नहीं रहे। तो ये जो 5% लोग हैं, आप सोचो 2% लोग कर रहे हैं अभी, मे भी 1% समझ लो, क्योंकि इतने हैं भी नहीं विदाउट ऑटो करने वाले। तो मुझे पता है कितना रिस्क है, तो मुझे चाहिए उस टाइप का कि जो मुझे हैंडल कर सके, जो मुझे समझा सके, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खाना भी भूल जाओगे, पीना भूल जाओगे, आप ये भूल जाओगे कि आप कर क्या रहे हो। और उसके लिए जरूरी होता है न्यूट्रिशन, या फिर आपके लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। आपको च्युइंग करते रहना पड़ेगा, आपको पानी सिप सिप करके पीना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ये इसलिए मुझे वो गाइड चाहिए थे, क्योंकि मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी। मैंने क्लाइम किया है, लेकिन अगेन मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है, लेकिन एक गाइड के साथ। तो मुझे दूसरी बार गाइड ही चाहिए था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे पता है कि मैं विदाउट गाइड मुझे जाना, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना, शॉर्टकट तो नहीं लोगे आप मेरे हिमाचल आओगे और मुझे बोलोगे बलजीत हमें उस मार्केट में जाना है, तो उस मार्केटिंग का या उस मार्केट का पता मुझे पता तो नहीं पता होगा, गूगल आपको गुमराह कर देगा, क्योंकि गूगल चलेगा नहीं मेरे पहाड़ में। नॉर्मल बात है ना, वही वाला ऐसा ना हो जाए कि आप गूगल से जा रहे हो पूल टूटा है नीचे, राइट, ऐसे भी न्यूज आ रही थी ना। तो अब इसलिए गाइड जरूरी है। अब हुआ ये कि मैं चलेगी और
हमने रोटेशन कंप्लीट कर दी थी, फर्स्ट रोटेशन। हम सेकंड में हमारा सिर्फ समिट पुश था, रोटेशन कंप्लीट थी। मौसम बहुत खराब हो गया तो हम रोड हेड पे आ गए। रोड हेड मतलब हम उस बेस कैंप से बिल्कुल नीचे आ गए जहां से जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत दिनों से राशन वहां पे अगेन कम लिमिटेड राशन होता है ना, तो वो भी बचाना होता था। एंड साथ में कुछ खाएं, हम अच्छे से खाएं ताकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। और हमें नीचे भेज दिया गया कि आप जाओ वहां पे। मेरे साथ मेरे पार्टनर जो थे, गाइड थे, वो भी आए। लेकिन हुआ क्या कि हमें जिस दिन आगे जाना था उस दिन वो बिना बताए, मुझे बिना बताए वो काठमांडू निकल गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैंने एजेंसी को फोन किया, मैंने कहा कि गाइड कहाँ पे। मैंने उन्हें कहा कि बलजीत हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनका, और हम नया गाइड भेजते हैं। तो उन्होंने नया गाइड भेजा, और उसी वक्त मुझे पता चला कि मेरे गाइड वहां से इसलिए गए थे वापस क्योंकि एक फॉरेनर थी वहां पे और उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट कोट किया था, तो उनको पैसों की शायद जरूरत होगी, तो उनके साथ वो चले गए। तो नया जो मेरे साथ गाइड आया, अब देखो, अब सोचिए, मैं एक्लिमेटाइजेशन मेरा हो चुका है, वो काठमांडू से आए हैं, उनका एक्लिमेटाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपर। एंड वो जैसे वो बेस कैंप पहुंचते हैं उनको नोजिया होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बाकी सारे लोग क्लाइंब करने चले जाते हैं समिट के लिए। अब मेरा ये चल रहा है कि मैं कैसे संभालूं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जितना टाइम लेना है ले लो, मुझे पता है मेरे पहाड़ मेरे लिए रास्ता खोलेंगे, आपको जो करना कर लो, मैं दूसरी बार भी आ जाऊंगी। अगर ये एक्सपेडिशन नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है कि मेरे को लगता है पहाड़ वही है, मेरी जिंदगी रहनी चाहिए, मैं 10 बार जाऊंगी उधर में, ठीक है। तो ये एक है, चाहे फिर कोई बात नहीं, पैसे कर लेंगे जैसे भी करना होगा वो मैं कर लूंगी, बट जिंदगी रिस्क में नहीं डालनी। 3 दिन हमने स्टे किया एंड देन उसके बाद हम दोबारा क्लाइंब करने के लिए स्टार्ट किया। एंड हम कैंप 2 गए, कैंप 2 के बाद हमने कैंप 3 गए, एंड कैंप 3 के बाद कैंप 4 जहां मैं समिट कैंप के लिए अप्रोच करते हैं। तो वो है 6900 मीटर के आसपास जो समिट कैंप लगता है। एंड हमें जाना था 8091 मीटर, ठीक है। समझ रहे हैं आप कितना डिस्टेंस है? 1200 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। और ये 1 शॉट में करना है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो मैंने अपने उनको बोला कि जो मेरे गाइड थे कि बात तो ये, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मैं आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अगेन मैं जिद्दी नहीं हूं और मुझे जिद करनी भी नहीं है पहाड़ों में। अगर मैं आपको बोलूं कि टर्न बैक करना है तो टर्न बैक करना है, ठीक है, मुझे जबरदस्ती पुश नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे 16 तारीख को हम निकले। 16 तारीख को हम कम से कम 1 बजे निकले अपने कैंप से। तभी एक एनआरआई था और वो इंडियन ही थे, तो वो हमारे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि बलजी ऑल द बेस्ट, मैं तो सबमिट करके आ गया हूं। वो 15 तारीख को लास्ट रात को चले थे, 16 को सबमिट करके मेरे पास पहुंचे, 16 को मैं जा रही हूं ऊपर। तो मैंने वो थैंक्स कहा जो भी है और कॉन्ग्रेचुलेशन करके चलेगी। तो मेरे साथ उस टाइम मेरे गाइड नहीं आए क्योंकि हमारे साथ एक पोर्टर था जिसने कभी क्लाइंब नहीं किया था कोई पीक। तो उनको कहा गया था कि अगर ये इस बार क्लाइंब करेगा तो नेक्स्ट ईयर अच्छे पैसे कमा सकता है क्योंकि ये गाइड बनेगा, ठीक है, वेल एंड गुड। तो मैंने कहा कि आप तो आ रहे हो ना? हाँ मैं आऊंगा क्योंकि मैं ऑक्सीजन लेके आऊंगा तो मैं जल्दी आऊंगा। एंड मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है गाइड्स के साथ, उनको बहुत विश्वास रहा है मुझ पर कि लड़की बहुत स्ट्रांग है, बाद में आ भी जाएंगे तो हम इसको पकड़ लेंगे जो भी है। और मेरे को भी विश्वास रहा कि हाँ उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो पूरी करेंगे। मैं पूरी रात चल रही हूँ उनके साथ जो पोर्टर थे, और हम कम से कम 3 बजे के आसपास, मैं कम से कम 300 मीटर पीछे या फिर 250 मीटर पीछे आसपास थी, मेरे बाद 300 मीटर पीछे थी मैं। एंड तभी एक हाफता हुआ आता है। अब वो हाफता हुआ जो गाइड है वो गाइड एनआरआई का है जो 15 तारीख को क्लाइंब करके 16 तारीख को मेरे सामने समिट है। और वो 16 तारीख की नाइट में उनका ही शेरपा यानी उनका ही गाइड मेरे पास आ रहा है दोबारा, यानी उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कि मेरे गाइड क्यों नहीं आए, जो मुझे दिए गए थे वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि बलजीत बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं आगे। मैंने कहा मुझे वॉकी टॉकी दो ताकि मैं बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं। दे सेड कि बलजीत अभी वॉकी टॉकी नहीं है। मैंने दूसरी बार पूछा तो उन्होंने कहा कि बैग में है, स्विच ऑफ है। मैं ओके ठीक है। तो तब तक मेरे में जान थी, देन मैंने पुश किया। ठीक मेरे ख्याल से 100 मीटर नीचे, मैं 50 मीटर नीचे या 50 मीटर नीचे, मैंने उनको कहा कि मुझे अब नहीं जाना, लेट्स गो बैक। क्योंकि उस टाइम हमें कम से कम टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे शाम के। 16 तारीख को निकली हूं 1 बजे, 17 तारीख को 5 बज गए हैं। ये पूरा दिन क्लाइंब कर रहे हैं हम, सोए भी नहीं है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों को पहली बार वो विदाउट O2 के साथ क्लाइंब कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो पोर्टर है और एक जो है गाइड, उनको पता नहीं है कैसा होता है विदाउट ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे मैंने मना किया मुझे नहीं जाना, लेकिन अगेन वो यंग है तो वो चाहते हैं कि मेरा अच्छा हो, तो दोनों मुझे यहां से पकड़ रहे, बोले पर जी पुश पुश पुश। और मैं उनको बोला कि मुझे नहीं जाना। अगर आपको कोई ना मोटिवेट करता तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतना पुश करते चला
थोड़ा सा पाँव बढ़ा ही लेता हूँ। मैंने 20 मीटर के नीचे, मैं 20 मीटर तक पहुंची थी, मैं अपने आप चल रही थी उस टाइम पे, एंड 20 मीटर के नीचे मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया। अब हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन क्या होता है? इसमें आपका जो माइंड, दिमाग है, ये स्वेल कर जाता है और आपका जो सोचने की क्षमता होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड आपको सब कुछ ड्रीम जो होता है ना वो एक्चुअल लगने लग जाता है। जो लोग वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते आपको वो दिखते हैं। और मुझे वहां पे दिख रही है कि एक मॉडर्न लड़की है जो हमारे देश का तिरंगा वहां पे सेल कर रही है और मुझे बोल रही है कि आप तिरंगा भूल गए हो, ये लो और मुझे मतलब पैसे दे दो इसके बदले, और आप मतलब गाड़ के आओ, झंडा गाड़ के आई ऊपर। मैं उनको पैसे देती हूँ तो वो एकदम से गायब हो जाती है। देन मैं एकदम हिट हुई कि मुझे हेलुसिनेशन हो गया है, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा यहाँ से। मैंने अपने गाइड को बोला कि जल्दी बाहर चलो यहाँ से, मुझे नहीं रुकना, हो गया मेरा। मैं यहीं पे वीडियो बनाई, मैंने एक वीडियो बनाया सारे स्पॉन्सर्स को कि मैं 20 मीटर नीचे हूँ, मुझसे सबमिट नहीं हुआ और मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा आ जाऊंगी, बट अभी मुझे टर्न करना है। तो एक टाइम पे वो भी मेरे साथ बैठे। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाने लगी कि तभी वो दोनों जो मेरे साथ गाइड थे वो दोनों आगे निकल गए समिट के लिए। एंड मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। अब मुझे डर हो गया कि अगर मैं अकेली रही, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी के अंडर ट्रेन किया है और जितने भी माउंटेनियरिंग कोर्स करोगे आप, वहां पे सिखाया जाता है कि आप कभी भी टीम से अलग नहीं रहोगे। अब मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, मुझे लगा कि ये मुझे छोड़ के पीछे से कूद जाएंगे, नीचे से चले जाएंगे। मैं उनके पीछे भी चल रही हूँ, मेरा समिट भी हो गया, लेकिन वाइल कमिंग बैक मैं पूरी तरह से हेलुसिनेशन में चली गई। अब मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, टेंट दिख रहा है, वो लोग मुझे बोले बलजीत यहीं स्टे करो, स्लीपिंग बैग लो, स्लीपिंग बैग ओढ़ के सो जाओ। मैं उनकी तरफ उनका सुन रही हूं मैं, और मैं उनको अपना जो मेरे गाइड है उनको बोल रही हूँ आप भी यहाँ पे सो जाओ। मेरे दोस्त बोल रहे हैं उनके पास 2 स्लीपिंग बैग एक्स्ट्रा है। अब जो मेरे पास जो शेप आए ना, यानी जो गाइड है वो मुझे बोल रहे कि पहले तो वो हाँ उनको भी हेलुसिनेशन, क्योंकि एक ही सिलेंडर रहता, उनके पास एक सिलेंडर था, ठीक है। तो एक सिलेंडर कितना टाइम चलेगा? 12 घंटे चलता है अगर आप 0.5 पे पीते हो तो। और हमें कितना घंटे हो चुके हैं? मैं रात की बात कर रही हूँ 9 बजे की, अब नेक्स्ट डे 9 बजे की बात कर रही हूँ, और मैं ये बात कर रही हूँ उनसे। तो उनको भी हेलुसिनेशन, तो थोड़ी देर बैठे। मैंने उसके बाद बोला कि नहीं नहीं आप नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। मैं उनको बोल रही हूँ कि अब जो मेरा गाइड था पहला, जिसको आना था, अब मुझे वो दिख रहा है। अब वो मुझे वो बोल रहा है कि बलजीत मैं हेलीकॉप्टर भेजूंगा वहां पे, तुम वहीं रहो। एंड मैं वहीं पर रुकी हूँ, मैं बोला ये बोल रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भेजेंगे, मैं तो नहीं जाने वाली यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रही हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। एंड एक टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे हैवी ब्रीथ करना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता ब्रीथ करना। मैं बहुत हैवीली ब्रीथ कर रही थी और मैं जैसे चल रही 2 कदम चल रही थी लड़खड़ा के, जैसे बिल्कुल शराबी लोग होते हैं ना, ड्रंक वाले, एकदम क्रॉस करके लगे ऐसे चल रहे होते। मैं सेम चल रही थी और मैं गिर गई एक जगह। देन उन्होंने मुझे बोला कि उठो उठो, चलो चलो। फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं चल पा रही थी, मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा रुक जाओ। एंड मे बी शायद मैं थोड़ी देर के लिए कोलैप्स कर गई होंगी। और वो वहीं पे थे और मुझे एकदम से बोला कि बलजीत वी डोंट डाई बिकॉज ऑफ यू। अब ये जो डाई वाला सीन है ना, ये अगेन मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन मेरी वजह से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं वो दाग सहन कर सकती। तो मैं उनको बोला कि आप जाओ। अब दोनों चले गए वहां से और मैं वहां पे सो गई। मुझे नींद आ रही है बिंदास एकदम, अच्छे वाले ना, घर पहुंची हूं अपने, कि सब मेरे मम्मी पापा सब दिख रहे हैं मुझे। मैं भी थोड़ी देर बाद मैं उठी, शायद आधे घंटे बाद मैं उठी हुई दोबारा से। मैं इधर उधर देखा, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आंखें खोल के ऐसे ना। मैं अपने आप को चांटे मारना स्टार्ट कर दिया कि तू बाहर है। पहले मुझे लगा कि मैं सपने में हूं। कई बार होता है ना ऐसा, आपको लगता है कि रियल देख रहे हो आप सपने, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं। मैं पहाड़ों में रह नहीं सकती अकेली, मैं आज तक रही नहीं कभी, क्योंकि आज तक मैंने जितना सबमिट किया है ना, जिन्हें 5 पीक की सबमिट किया था, जिसमें एवरेस्ट एंड लोथ से 4 दिन में सबमिट था, जिसमें माउंट मकालू 3 दिन में सबमिट था। मतलब एक दिन जैसे जिस दिन आप सबमिट करो उसी दिन सेम टाइम बेस कैंप में, तो मैं रुक ही नहीं सकती थी। यकीन नहीं हो रहा मैं अकेली हूं उस पहाड़ में, मैं चिल्ला रही हूं कोई सुन नहीं रहा, मैं कुछ बोल रही हूं कोई सुन ही नहीं रहा, और मुझे हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और मुझे इसी तरह से सुबह हो गई है वहां पे, मुझे 6 से 7 बज गए होंगे। अब क्या हुआ कि एकदम मुझे ना बहुत सारी आवाजें आ रही है, बहुत सारी आवाजें, क्योंकि रात को ना मैं चल भी रही थी, मैं घसीट भी थी नीचे अपने आप को, पूरी रात में घसीटते घसीटते मैं अपने आप को लेके आ गई थी 200 मीटर नीचे। और तो मुझे अब क्या हुआ, जैसे मैं सुबह उठी तो मैं देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, पूरा तूफान चल रहा है वहां पे। एंड मैं देख रही हूँ कि अब मैं कहाँ क्या करूं, कैसे बोलूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए वहां पे। एंड तभी मेरे कानों में बहुत सारी म्यूजिक की आवाजें चल रही है। अब क्या होता है, आप जहां जहां ट्रैवल कर रहे हैं और जिन जिन की शादियां आप अटेंड कर रहे हैं, जो जो संगीत आप सुन रहे हैं,
वो सारे रिमिक्स बन के आएंगे एंड वो सारे रिमिक्स मुझे सुनाई दे रहे हैं और लोग टिक 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 टिक, मुझे ऐसा लग रहा है शादी वाला माहौल है, ठीक है। और मैं शाउट करके बोलती है चुप कर जाओ यार, कितना बोलते हो तुम लोग। फिर मैं थोड़ी देर एकदम से होश, जितना जोर से मैं बोल रही हूँ मैं एकदम होश में आ रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं खड़ी हुई अपने आप को ड्रैग करते नीचे में आ रही थी एंड इतना नहीं था मेरे में कि मैं अपना एंकर, सेल्फी एंकर, जो सेफ्टी एंकर होता है वो मैं लगा सकूं। तो मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट लग रहे होंगे मुश्किल से, क्योंकि मैं सोच के लगा रही थी सेफ्टी एंकर कि मैं गिर ना जाऊं। एक जगह मैं भूल गई कि मैंने सेफ्टी एंकर लगाया या नहीं एंड मैं जैसे खड़ी हुई मेरा पांव स्लिप हुआ एंड मैं 20 मीटर विदाउट, मतलब ऐसा होता एकदम फिसल गई। बर्फ, सोचिए बर्फ है, मैं बिल्कुल एकदम से फिसल गई और मुझे लगा कि ये मेरा अंत है, शायद मैंने सेफ्टी एंकर नहीं लगाया है। एकदम से झटका लगा, पीछे देखा तो सेफ्टी एंकर लगा हुआ था। देन मैंने बोला थैंक गॉड मुझे सेफ्टी एंकर लगाया, अदरवाइज वहां से सीधा कम से कम मे बी 1000 से 1200 मीटर का एकदम फॉल है, यानी आप नहीं बचोगे वहां पे कोई भी वो ऐसा पैटर्न, एकदम ऐसा पैच है, ये ट्रिवर्स होता है तो यहां पे हूं मैं, एकदम सीधा पैच है ऐसा करके। एंड मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा होने वाला था ये। मैं उस एंकर के पास आई, मैं बैठती रही, तभी एक डोमिनेटिंग आवाज मेरे कानों में आई। मुझे बोला क्या बलजीत, क्या पहाड़ क्लाइंब कर रही है तू? हाँ, इतने सारे पहाड़ क्लाइंब करके भी सेफ्टी एंकर यूज कर रही है, निकाल है सेफ्टी एंकर, जंप कर यहां से सीधा कैंप 2 इजी वे और अपने घर वालों घर पे जा अपने आराम से। क्या तू, मतलब ये क्या है पागल है तू ऐसे करके? एंड मैं रेडी हूं, मैं सुन रही हूं इस इंसान को। मैं जैसे ही वहां पे एंकर ऐसा निकालती हूँ तभी एक साउंड और आती है, वो बड़ी जानी पहचानी साउंड थी एंड वो एकदम पंजाबी होते हैं, जो मेरे जो उस्ताद थे वो पंजाबी थे, तो वो मुझे गालियां निकाल रहे हैं, तू पागल है, ये क्या कर रही है, अपने सेफ्टी एंकर निकाल रही है तू, इतनी बड़ी होगी तू, पहाड़ों से बड़ी होगी तू, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस, इसीलिए ऐसा होता है तुम्हारे साथ इंजरी। तो मुझे लेक्चर याद आने लग गया कि ऐसे ऐसा बोल रहे, मुझे डांट रहे। फिर मैंने उनको बोला कि सॉरी सॉरी, देन मैंने हाथ जोड़े पहाड़ों को कि सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुई थी। देन उसके बाद मैं ड्रैग किया, एक जगह बैठी। मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, मतलब स्पिरिचुअल बोल सकते हैं आप, कुछ भी मेरा ऐसा मेरा है, मैं हूँ, पता नहीं क्यों हूँ बट हूँ। और मैंने क्या किया कि मैं गुरबानी पढ़ती थी, तो मैंने अपना फोन, मेरे फोन का जो जैकेट है वो इस तरह से था कि अंदर तक दिखता था। तो उस टाइम नया नया आईफोन लिया था और आईफोन की सेटिंग मैंने चेंज नहीं की थी। आपको पता होगा जब आप आईफोन लेते हो तो उसमें सेटिंग होती है, उसमें लाइट ऑफ नहीं होती, आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैंने वो किया नहीं था चेंज, तो मुझे लाइट दिखा कि लाइट ऑन है, तो मैंने गुरबानी पढ़ने के लिए निकाला। तभी उसमें एक ऐप निकला जो कि उस मेरे पास एक डिवाइस था जो मेरे बैग के अंदर था, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो वो सैटेलाइट का डिवाइस था। तो जैसे ही मैंने वो निकाला तो मुझे दिखा, अरे मैं अपनी लोकेशन भेज सकती हूँ या मैं अपने मैसेज कर सकती हूँ। तो मैंने इंडिया में बैठी टीम, मेरे साथ अभी है मेरे पास एक टीम मेंबर, मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ पिछले दिन से, मैं अकेली इस पहाड़ में हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं कहा ऐसे मैंने उनको लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ। देन मुझे मैसेज आया कि आर यू ओके? मैंने बोला हाँ आई एम ओके, बट यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा और मैं अकेली हूँ और मुझे कैंप 3 जरूर दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ कैंप 3 से, मैं आवाज भी नहीं लगा सकती और आई नीड ए रेस्क्यू। देन इंडिया से कनेक्ट किया मेरी टीम ने नीचे एजेंसी को। तब तक सोशल मीडिया में बलजीत कौर डेड डिक्लेयर हो गया था एंड मेरे घर में रोना धोना एंड मेरे घर में बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। सब कुछ तैयारी थी कि जब बॉडी आएगी तो उसको जलाना ही है। और यहां मैं कम्युनिकेट कर रही हूं लोगों से। अच्छा, यहां पे ना लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि क्या होता है कि सैटेलाइट से जो मैसेज करते हो उससे 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं उस मैसेज को डिलीवर करते हुए। तो उनको लगा ये मैसेज पुराना है, तो वो मुझे मैसेज करे, लेकिन मैं इतनी सेंस में हूं कि मैं कंटिन्यू रखूं। मेरे को ये था कि एक फोन ना फेंक दूं कहीं, मैं इसमें भी हूं तो ये भी संभाल रही हूं। मैंने फोन दोबारा रख देती थी और जब मुझे याद आता तो मैं देखती थी। देन उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत हमने आपको देख लिया है चॉपर से, हम वहां पे चॉपर लैंड नहीं करेगा और इवन एक ही बंदा वहां पे आ सकता है और आपको अकेले मैनेज करना होगा, अपना सेफ्टी एंकर खुद लगाना होगा, आपको हैंग होके आना होगा। अब मैं उसको याद कर रही हूं कि वो ऐसा ना हो कि हेलीकॉप्टर अपनी रोप फेंके और मैं रिफ्यूज कर दूं कि मुझे नहीं जाना, मैं इसलिए सोच रही हूं। एंड अगेन हेलीकॉप्टर आया एंड मैंने रोप अपना इस तरह से डाला और मैं उसमें हैंग होके चली गई। तो पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं फंस गई थी, मैं ये हो गई ना, या मैं अकेली थी मेरे साथ ऐसा किया ना, कोई रिवेंज रूवेंज कुछ गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। पता क्या सोच रही हूँ? यार मुझे भूख लगी, कड़ी चावल खिला दो। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नीचे मैं डेड डिक्लेयर हूं
मुझे पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है, नीचे उथल पुथल हो रही है, लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर, लोगों ने पोस्ट कर दिया है, न्यूज़पेपर आर्टिकल बड़े बड़े आ चुके हैं। यहां मैं कड़ी चावल की उम्मीद कर रही हूं, मुझे कड़ी चावल खाने हैं। मैं जैसे नीचे पहुंची देन मुझे गॉट इन कि हाँ मेरा ऐसा हो गया है। देन फिर उसके बाद जितने स्पॉन्सर थे और भाग गए, फिर उन्होंने और बाय बाय बोल दिया, अब तो जाओ। तो मैं सिर्फ ये स्टोरी बताने के लिए इसलिए बात कर रही हूं, एक तो ट्रेनिंग कितना जरूरी है, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको फ्री रहना पड़ेगा। ये मेंटल जो प्रेशर है उसको फ्री रखना पड़ेगा, ये मैनेज करना पड़ेगा। एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं ट्रेन कैसे करती हूं? मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ जाती हूं, जिसमें से 4 बजे उठ के फिर मेरा 5 बजे मुझे निकलना है रूम से 101%। मुझे 5 बजे से लेकर मुझे 8 बजे तक रन करना है, ये मेरा है। मुझे रन करना है, पेस जो मर्जी हो, लेकिन मुझे रन करना है। उसी दौरान मुझे अपना मोबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग मुझे करनी है। उसके बीच के दिन मुझे ब्रेकफास्ट आके करना है, देन उसके बाद अप्रोच करना है स्पॉन्सर्स को। कुछ पता नहीं है कैसे करना है, क्योंकि किसी ने सिखाया है नहीं। हमारी फील्ड में एक प्रॉब्लम बता क्या है, हम बहुत अच्छा जानते हैं कि नीचे किसको किस तरह से गिराना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं किस तरह से किसी को सपोर्ट करके ऊपर उठाना है। ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हमारे लोग इकट्ठे नहीं होते। एंड मैंने जितनी हेल्प मांगी मुझे नहीं मिली मेरी कम्युनिटी से, जितने लोगों से अप्रोच किया, क्योंकि सबको ऐसा था कि यार क्या ही लड़की तो है, जबरदस्ती क्या लड़की, क्या गाइड करना, कोई जानता नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक आप नहीं हो मार्केट में, आपका नाम नहीं बना, आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और जिसने आपको सपोर्ट किया, याद रखना, उससे हमेशा याद रखना कि आप जब कुछ नहीं थे तब वो थे, उनको हमेशा साथ लेके चलना। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, धक्के मार मार के चल रही थी मैं। इसके बाद स्पॉन्सर्स मैं दिन में करूंगी, देन जैसे 6 बजे, और उसी बीच में मुझे सोना भी है 3 घंटे। जैसे 6 बजेंगे मैं जिम जाऊंगी, जिम मैं हिट करूंगी 10 बजे तक। 10 बजे के बाद मैं फिर रन करूंगी 2 बजे तक, क्योंकि मुझे नाइट में जागे रहना है। मुझे पता है मेरे को नाइट में जाके, मुझे सोना नहीं है नाइट में, कुछ भी हो जाए मुझे सोना नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंबिंग मोस्टली आप नाइट में करते हो, एंड नाइट में बहुत एक्टिव होना पड़ता है। तो नाइट में मैं रन करूंगी 2 किलोमीटर, जैसे 2 घंटे, एंड वो रन पता नहीं कहां खत्म होगा मुझे पता नहीं। देन वापस स्ट्रेंथनिंग, अगेन कंडीशनिंग, ये सब कुछ करके फिर मैं सो जाऊंगी 2 घंटे के लिए, फिर उठूंगी। यानी मैं दिन में सिर्फ 6 या 7 घंटे, पूरे 24 घंटे में 7 घंटे रेस्ट लूंगी। अब चाहे वो दिन में मैनेज करना पड़े मुझे, या मुझे रात को मैनेज करना पड़े, ये मुझे करना पड़ेगा। एंड खाने के लिए मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारी डाइट क्या थी, डाइट क्या थी? तो मेरी डाइट थी खिचड़ी, क्योंकि पैसे नहीं थे अफोर्ड करने के लिए। ये मेरी ट्रेनिंग थी। Now I'd like to invite Mr. Arvind Bhatt from Simply Sports Foundation to give a few words on closing note in Ms. Baljeet's session. Hello everyone. Nice to be here. The journey is, of course, much more interesting than the destination. The destination also was very interesting, but the journey was much more interesting, and I think we all learnt a lot today from your story. I'm part of Simply Sport Foundation, and just thought I'd take a few minutes to explain what we do. Simply Sport Foundation was founded in 2020. It had a very powerful vision to help grassroots athletes succeed in both sport and life. That was our mission. With an ambitious goal of impacting 1 lakh athletes through our various programs, the foundation stands firmly on the pillar of equity, sustainability, and accessibility. One of our initiatives is Women in Sport. It's one of our initiative. It's a flagship initiative where it takes a comprehensive approach to female athlete development. At its heart is Simply Periods, a groundbreaking project that recognizes the unique challenges faced by female athletes. This program works closely with athletes, coaches, and stakeholders to raise awareness about menstruation impact on performance and shares best practices for optimal results.
The initiative provides holistic support spanning health, skill development, employment opportunities, and access to both academic and sport-specific fundings. The next initiative is the Badminton Excellence Program, in which my name is Arvind Bhatt, I head it. We address the declining talent pool in Karnataka and India by giving them the best stage to perform in the academy. We have our academy at Bellandur, Bangalore, and under my tutelage, we take care of many badminton players. It's a donor-supported initiative, aims to produce world-class badminton players. So right now, I'm the coach. I was a former world number 20. I was India number 1 for many years. Thank you. So I coach now. I've been 10 years coaching now, and I have been able to get 2 badminton players at world number 60 right now in the women's section, and in the men's we have about 8 players in the world ranking between 100 and 200. Most of them will break into the top 50 very soon, and hopefully one day they will play the Olympics, bring medals back to the country. The other initiative that we have at Simply Sports is Simply Smiles. It's a mental health initiative, understanding that athletes require more than physical prowess. The foundation launched Simply Smiles, a mental health initiative that places coaches. The coaches, it's not about the players. We train the coaches at the forefront of athlete well-being. This innovative program empowers coaches to serve as the first point of contact for athletes facing mental health challenges, ensuring that support is readily available when needed most. Then we have the winning mindset, which is complementing the Simply Smiles initiative, designed to equip elite athletes only. It's called winning mindset. It is designed to equip only the elite athletes so that they can have consistency in their peak performance under pressure. This comprehensive approach ensures that athletes are prepared for both physical and mental demands of high-level competition. The Simply Sport Foundation represents a holistic approach to athlete development, addressing not just the physical aspects of the sport, but also the mental, emotional, and social elements that contribute to athlete success. Thank you for listening.